नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आय की, और राष्ट्रीय आय से संबंधित जो जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी की गणना की बातें थी वो हमने लास्ट में कर ली थी, है ना। राष्ट्रीय आय से संबंधित मूल्य भी जो हैं वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, जैसे कि हमने लागत मूल्य, बाजार मूल्य, स्थिर मूल्य और चालू मूल्यों की बात करी थी। लागत मूल्य हमेशा उत्पादनकर्ता को ध्यान में रख के होता है। बाजार मूल्य हमेशा वस्तु का बाजार में उपभोक्ता ने कितना पैसा चुकाया है उसको ध्यान में रख के होता है। स्थिर मूल्य किसी वस्तु के मूल्यों को किसी एक आधार वर्ष के रेस्पेक्ट में स्थिर करके बताया जाता है। और चालू मूल्य राइट नाउ, वर्तमान में उस वस्तु का अधिकतम प्राइस क्या होगा उसको उसके रेस्पेक्ट में बताया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये मूल्य अगर समझ में आ गए हैं तो आपको ये फॉर्मूले समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, ये राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा जो लोग डिफ़िकल्ट मानते हैं वो राष्ट्रीय आय की गणना का सूत्र ही मानते हैं, बट ये बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, बाजार मूल्य बराबर लागत मूल्य प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। देखो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। आपने सबसे पहले क्या लिया था, किसी वस्तु का लागत मूल्य, यानी वही मार्कर वाला एग्जांपल जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था, मैं वापस देता हूँ कि मैं एक मार्कर का उत्पादन करने की एक फैक्ट्री लगाता हूँ। मैंने कच्चा माल लिया, मैंने मजदूरों को इकट्ठा किया, मैंने और भी जो दूसरा निवेश करना था वो सब निवेश किया, और अब मैंने कम से कम 1 लाख मार्कर तैयार कर लिए। अब मैं देखूंगा मेरे पास 1 लाख यूनिट मार्कर तैयार हैं, ठीक है। मेरे को टोटल खर्चा कितना आया, मान लीजिए मैं कह देता हूँ मेरे को टोटल खर्चा भाई 5 लाख रुपए आया, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर भाग लगा के देख लेता हूँ कि मेरा पर मार्कर कितने में पड़ा। जैसे ही मैं 5 लाख में 1 लाख का भाग लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है एक मार्कर कितने का आ जाएगा, 5 रुपये का आ जाएगा। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि यार मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूड है, क्योंकि मेरे को इनका प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति, अब मेरे पास 1 लाख मार्कर तैयार पड़े हैं, अब मैं तो घर घर बेचने जाऊंगा नहीं, ना ही लोग खरीदने आएंगे मेरे फैक्ट्री में। मेरे फैक्ट्री से बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, वो मार्कर लेके जाएंगे। अब वो मेरे पास आते हैं कि साहब आप ये एक मार्कर मुझे कितने में दो दोगे। तो मैंने तो लगाया हुआ हिसाब कि साहब मुझे तो एक मार्कर की जो कॉस्टिंग है वो 5 रुपये में आई थी, 5 रुपये में तुम ले जाओ। तो अब वो व्यक्ति वो 5 रुपये मुझे पर मार्कर का भुगतान करके सामान लेके रवाना होता है। अब जब वो सामान लेके रवाना होता है तो रास्ते में लागत मूल्य के अलावा उसको टोल टैक्स देना पड़ता है। उसको रास्ते के अंदर यातायात के लिए जो उसने ट्रक लिया है या जो भी दूसरा मीन्स लिया है उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो उसको 5 रुपये के अलावा अपनी जेब से और पैसा लगाना पड़ता है। पता चला कि हर मार्कर को अपने गंतव्य स्थान यानी अपने वेयर हाउस तक पहुंचाने में उसको 2 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। तो यानी कि जो मार्कर 5 रुपये उसने फैक्ट्री में भुगतान किए थे, उसके अलावा हर मार्कर को अपने घर तक लाने में उसने 2 रुपये का और खर्चा किया। इसका मतलब अब मार्कर कितने का हो गया, 7 रुपये का। अब वो सोचता है कि जो छोटे छोटे रिटेलर हैं जो मार्कर को अपनी अपनी छोटी छोटी स्टेशनरी की दुकानों पर बेचेंगे, अब मैं उनको बुला के मार्कर दे देता हूँ। हर व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, वो कहता है कि भाई देखो मेरे को 2 रुपया तो इसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, मैंने टैक्स भी चुकाए हैं, 1 रुपया मुनाफा तो मैं भी कमाऊँगा हर मार्कर के पीछे, तो ये मार्कर मैं तुमको अब 8 रुपये में दूंगा। कोई बात नहीं, जो भी छोटे छोटे खुदरा व्यापारी हैं जो खुला माल बेचते हैं वो मुझसे 8 रुपये में मार्कर का सौदा करके निकल जाते हैं। अब वो अपनी दुकान पे ये मार्कर सजा देते हैं जो उन्होंने 8 रुपये में खरीदा था। अब 2 रुपया प्रॉफिट तो वो भी कमाने का सोचते हैं। ऐसी स्थिति में जब मैं एक खुला मार्कर लेने के लिए उनके पास जाता हूँ, कहता हूँ मुझे एक खुला मार्कर आप दे दीजिए, कितने में दोगे कि साहब मैं तो 10 रुपये में दूंगा। ऐसी स्थिति में ये जो 5 रुपये लागत से 10 रुपये बाजार लागत तक ये पहुंच गया है, 10 रुपये की जो भुगतान तक ये पहुंच गया है, 10 रुपये चुकाना ही क्या है, बाजार मूल्य। तो वस्तु का जो बाजार मूल्य है उसमें आप देखिए क्या चेंजेस आ गए। उसमें चेंजेस क्यों आए कि लागत मूल्य के अंदर कई सारे अप्रत्यक्ष कर जुड़ गए। अब मान लीजिए अगर सरकार चाहे तो इसकी लागत को कम कर सकती है, इसके बाजार मूल्य को कम कर सकती है सब्सिडी देके। मान लीजिए सरकार अगर ये कह दे कि देखो तुम बाजार में मार्कर 5 रुपये में ही बेचो, ठीक है, भले ही तुमको 10 रुपये का टोटल लागत आती है, 5 रुपये मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ।
सरकार द्वारा जो ये मदद की जाती है ना, इसको अपन कहते हैं सब्सिडी। तो सरकार जैसे ही मदद करेगी तो वापस से वो पैसा कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप गेहूं लेने जाते हैं सरकार की राशन की दुकानों पे, सरकार कैसे गेहूं देती है, बाजार में भले ही 25 रुपये किलो पे गेहूं मिल रहा हो, मैं तुमको 5 रुपये किलो पर राशन की दुकानों में दूंगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाजार में जो आप किसी निजी व्यापारी से भी लेंगे तो वो आपको 5 रुपये किलो का गेहूं देगा, नहीं। सरकार ने जो किसानों से गेहूं खरीदा उसे खरीदा तो 25 रुपये किलो पर ही था, पर वो आपसे सिर्फ ही 5 रुपये ही ले रही है पर किलो के, बीच के जो 20 रुपये हैं वो सब्सिडी के रूप में वो चुका रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे ही सब्सिडी दी जाएगी बाजार मूल्य हाथों हाथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखो, बाजार मूल्य कैसे निकालते हैं कि लागत मूल्य में अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिए जाए और उसमें से सब्सिडी को घटा दिया जाए। मार्केट कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसको थोड़ा सा इस तरीके से याद रखो, MC बराबर FC प्लस IT माइनस S। MC मार्केट कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, IT इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड S क्या है, सब्सिडी। अब देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि आपको बाजार मूल्य पर गणना करनी है। बाजार मूल्य पर गणना किसकी करनी है, GDP की करनी है या GNP की करनी है या NDP की करनी है या NNP की करनी है। अब आप क्या करो, आपको GDP की गणना करनी है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, MC बराबर FC प्लस IT माइनस S, यहाँ पे मूल्य तो कौन से हैं, मूल्य बाजार मूल्य या लागत मूल्य, मूल्य कहाँ लिखा हुआ है, दो जगह लिखा हुआ है ना, मार्केट में या फिर फैक्टर में। तो आप क्या करो, जैसे GDP निकालनी है तो इस GDP को इस फॉर्मूले में सीधा पुट कर दो। कैसे कि GDP एट मार्केट कॉस्ट बराबर GDP एट फैक्टर कॉस्ट, IT और S ऐसे ही चलेंगे। अब मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को GNP की गणना करनी है, तो इस फॉर्मूले में MC और FC की जगह पे आप सीधा क्या रखो, GNP MC बराबर GNP FC प्लस IT माइनस S। मैं कहता हूँ मुझे NDP की गणना करनी है, तो अगेन आप NDP को रखो सीधा सीधा इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर सीधा सीधा रखो, तो क्या आ जाएगा, NDP MC बराबर NDP FC प्लस IT माइनस S। ऐसे कैसे आप यहाँ रखो, तो NNP MC बराबर NNP FC प्लस IT माइनस S। ये राष्ट्रीय आय की गणना के फॉर्मूले हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन याद रखनी है, बाकी तो IT प्लस IT माइनस S तो चेंज होगा नहीं, और MC और FC की जगह जो भी आपको कैलकुलेट करना है, GDP कैलकुलेट करना है, GNP करना है, NDP करना है, उसको ऐसे कैसे इस फॉर्मूले में MC और FC की जगह रख दीजिए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये तो कौन सा मूल्य था, बाजार मूल्य, मार्केट कॉस्ट। अब आपको निकालना है साधन मूल्य या लागत मूल्य, फैक्टर कॉस्ट, है ना। तो अब देखो फैक्टर कॉस्ट ऑब्वियसली अगर इधर वाले फॉर्मूले को आप देखो तो ये फैक्टर कॉस्ट था ना, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो थोड़ा सा पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करने का मतलब क्या है, आप जब ये प्लस IT को MC की तरफ भेजेंगे, GDP MC की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस IT, और माइनस का सब्सिडी जब आप उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस S हो जाएगा। यानी कि जब आप लागत मूल्य पर गणना करेंगे तो ये थोड़ा सा पक्षांतरण हो जाएगा, ये माइनस IT प्लस S हो जाएगा। पहले क्या था, प्लस IT माइनस S था ना, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस IT प्लस S। बाकी फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो देखो GDP FC बराबर क्या हो गया, GDP MC माइनस IT प्लस S। GNP FC क्या हो गया, GNP MC माइनस IT प्लस S। और NDP FC क्या हो गया, NDP MC माइनस IT प्लस S। देखो दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया या फिर आपको ये पूरा समझ में आ गया। अगर दोनों में से एक तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि आपको एग्ज़ाम के लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, आप ये किसी भी तरीके से रट लो, सवाल यही है, सवाल यही बनता है और कोई बन ही नहीं सकता है, ये वाला NNPFC। वैसे तो मैंने आपको ये राइटिंग में पिछले लेक्चर में बताया था, मैंने कहा था कि किसी भी देश में लागत मूल्य पर NNP की गणना उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। लैंग्वेज में बोला था, वापस बोल देता हूँ, किसी देश में लागत मूल्य पर NNP की गणना उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती। बस इसी बात को यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा हुआ है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, किस पर, फैक्टर कॉस्ट यानी लागत मूल्य पर क्या कहलाती है, उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती। अब ये सवाल कैसे आता है, आप ये सुनो, ये सवाल आता है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय को सही निरूपित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो देखो अब ये 8 तरह के फॉर्मूले हैं, हमें 8 में से कोई भी 4 ऑप्शन में हो सकते हैं और जैसे लिखे हैं वैसे ही होंगे,
जीडीपी एमसी, जीडीपी एफसी प्लस आईटी माइनस एस, इसी तरीके से लिखा होगा। या फिर वो उसको लैंग्वेज में लिखें तो ऐसा लिखेंगे कि निम्न में से राष्ट्रीय आय की गणना होती है जीडीपी लागत मूल्य पर, जीडीपी बाजार मूल्य पर, एनडीपी लागत मूल्य पर, एनएनपी बाजार मूल्य पर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी ही क्या है, आपकी राष्ट्रीय आय है। लागत मूल्य पर एनएनपी की गणना ही आपके देश की क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया है तो आप ज़रूर कमेंट करना, कुछ और दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना, मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं तो आप ये एनएनपीएफसी वाला कंसेप्ट दिमाग में रखें, ये पूरा के पूरा फॉर्मूला याद रखें। कई बार ये पूरा के पूरा फॉर्मूला ही जो है ये नीचे आ जाता है। फिर देखो इसके अलावा अपने पास दो चीज़ें और हैं, जैसे एक है अपने पास व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम, बड़ा अच्छा है ये पीआई। देखो किसी देश में एक वित्त वर्ष में एक व्यक्ति अथवा परिवार कितनी आय प्राप्त करता है उसे कहते हैं हम पर्सनल इनकम। देखो पर्सनल इनकम क्या क्या हो सकती है, वेतन तो पक्का है ही है, ये तो आपकी पर्सनल इनकम है ही है। इसके अलावा आपको कहीं से ब्याज प्राप्त होता है, जैसे आपने कोई सेविंग अकाउंट है ना, आपका कोई एफडी कराया हुआ है, उसके ऊपर ब्याज मिलता रहता है आपको। आपको कहीं से किराया प्राप्त होता है, आपकी कोई चीज़ है वो किराए पे चढ़ी हुई है, आपको लाभांश प्राप्त होता है। कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, जैसे शेयर बाजार है, वायदा बाजार है, आपने कहीं पर हस्तांतरण का भुगतान है, कोई पैसे आपको ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ये सब मिला के आपकी क्या बनती है, आपके देश की व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम बनती है। ऐसे कैसे अगर आप देखें, इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि टोटल जो राष्ट्रीय आय है उसमें से सामाजिक सुरक्षा पे जो कर है उनको घटा दीजिए, निगमित कर यानी कॉरपोरेट टैक्स जो है उन्हें घटा दीजिए, आपके जो लाभ हैं उन्हें भी घटा दीजिए। सरकार आपको सामाजिक सुरक्षा का जितना लाभ देती है, बेरोजगारी और कल्याणकारी योजनाएं जो आपके लिए चलाती हैं उसको आप जोड़ लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट फॉर्मूला रहेगा ये कि किसी व्यक्ति को टोटल जितने सोर्सेस से आय मिल सकती है वो सब उसकी क्या कहलाती है, व्यक्तिगत आय कहलाती है। अब देखो ये भी एक बड़ा अच्छा है, व्यक्तिगत आय अगर आपको समझ में आ गई तो प्रयोज्य आय या डिस्पोजेबल इनकम। इसमें क्या होता है, देखो जितने पैसे आपके पास आते हैं आप सारे के सारे खर्च नहीं कर सकते, आपको कई सारे टैक्सेस चुकाने पड़ते हैं, खास करके आपके ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स लगते हैं, जैसे इनकम टैक्स। मान लो आपकी साल भर की आय 10 लाख है, पर 10 लाख के ऊपर तो सरकार जो है वो आपसे टैक्स ले लेगी, प्रत्यक्ष कर ले लेगी। तो इन प्रत्यक्ष कर को घटाने के बाद आपकी जो आय बचती है उसी को आप क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम या प्रयोज्य आय। यानी कि आप पर्सनल इनकम में से प्रत्यक्ष कर को घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम, जिसको आप खर्च सकते हैं, प्रयोज्य आय मिल जाएगी। और लास्ट आपके पास है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। देखो प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। किसी देश की जो टोटल राष्ट्रीय आय है उसमें आप जनसंख्या का भाग दे दो तो आपको पता चल जाएगा कि हर व्यक्ति के हिस्से में कितनी प्रति व्यक्ति आय आती है। तो दोस्तों ये था टोटल हमारा राष्ट्रीय आय की आप और क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं, राष्ट्रीय आय की गणना के फॉर्मूले क्या क्या हैं। यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन वगैरह है आपके तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा।